हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ सवालों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक तो सवाल ये आया था कि गुरु जो हैं वो अभी अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या प्रभाव होगा। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात समझने की है कि ग्रह को युति भी करनी है और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अस्त भी हो जाना है। तो अस्त जो है उसका प्रभाव क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। ग्रह कहीं ना कहीं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो बनाए रखेंगे, लेकिन कोई दूसरी बॉडी उनके पास आ गई है, इस कारण से उनका कुछ फोर्स एक दूसरे की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। क्योंकि हम यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो एक ग्रह जुपिटर यदि मान लीजिए सूर्य जैसे ग्रह के पास आते हैं, तो इस कंडीशन में क्या चीजें होंगी। अस्त अगर हम देख रहे हैं तो हमें और भी चीजों को देखना चाहिए। पहली चीज ये कि यहाँ पे बैठे हैं जुपिटर, यहाँ से सन ने आना शुरू किया पीछे की एक राशि से, इस तरफ मूव कर रहे हैं। एक कंडीशन आएगी जब जुपिटर और सन एक दूसरे पर होंगे, और तीसरी कंडीशन आएगी जब जुपिटर और यहाँ पे हो जाएंगे सन, ये इस तरफ निकल जाएंगे, ये यहीं के यहीं बैठे रह जाएंगे। ये तीन कंडीशनें हो सकती हैं। तो अगर गुरु अस्त हो रहे हैं तो उदय भी तो होंगे, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य कितने समय, एक ड्यूरेशन आएगी जब वो बिल्कुल आमने सामने कंजंक्ट करेंगे, बाकी के टाइम पर वो फिर आगे मूव कर जाएंगे। जब चंद्र ग्रहण होता है, उस चीज को देखिए जिसको कि आप आसानी से देख सकते हो। जब भी चंद्र ग्रहण होता है या जब भी सूर्य ग्रहण होता है, ऐसी परिस्थिति में हमें यह समझना है कि मूवमेंट किसकी है और इम्पैक्ट किसके ऊपर है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय चंद्रमा जो हैं वो भले छोटे से हों आकार में, लेकिन पृथ्वी के नजरिए से देखने पर वो सूर्य को ढक लेते हैं। जब ढकते हैं तो धीरे धीरे करके एक पोजीशन, जब बिल्कुल चीजें ओवरलैप होती है, उस समय पर जाके कहा जाता है कि हाँ, अब पूर्ण तरीके से अंधेरा छा गया। अन्यथा पूरी तरीके से सूर्य का अस्तित्व नहीं मिट जाता। और फिर जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फिर सूर्य कहीं ना कहीं उदित ही हो रहे हैं। उसी तरीके से यहां भी देखना होगा। जब इसी को रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने में एक सिचुएशन बनती है कि चंद्रमा फिर सूर्य उनके ऊपर आ जाए, यानी कि ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा के ऊपर छाया है लेकिन सूर्य नहीं आके कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, जब पृथ्वी आती है उस सिचुएशन में चंद्रमा के ऊपर जो छाया है वो पृथ्वी की पड़ती है और चंद्रमा विलुप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे धरती आगे बढ़ती है चंद्रमा फ्री होते हैं, तो फिर चंद्रमा भी उदित होते हैं। इसी तरीके से बाकी ग्रहों के साथ भी है। जब भी आप किसी ग्रह की बात करोगे कि वो अस्त हो रहा है तो वो उदित भी होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जब हम बात करेंगे कि जुपिटर और सूर्य की मूवमेंट को देख रहे हैं, तो ये बताइए कि इस समय पृथ्वी की स्थिति क्या है, अर्थ की पोजीशन क्या है। यहां पे हमने देखा ना कि चंद्रमा सूर्य की तरफ आए हैं, पृथ्वी कहीं नीचे तरफ है। इसमें क्या हो रहा है, अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड मून। इस समय अगर आप राशियों की समझ रखते हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि गुरु को जो राशि दी गई है वो राशि कहीं ना कहीं काफी दूर आती है। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। इस हिसाब से यदि हम देखें तो स्थिति ये कहती है कि यह हमारा सन है जो कि सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, यहां से गोचर हो रहा है और हमें कहीं पे ऐसा नजर आ रहा है कि एक तरफ हमारे जुपिटर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम यहां कहीं पे अर्थ पे बैठे, तो हमें ये सिचुएशन नजर आएगी। ठीक है, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है ना जिसमें कि जुपिटर जो है वो अर्थ से पीछे कहीं पर है, तो हम उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहे हैं। ये दो सिचुएशनें बनती हैं।
इस समय मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुरु जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राशि की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 1 नंबर से शुरू किया जाए तो आखिरी में कहीं पे कतार में खड़े हुए ये पोजीशन बन रही है। अब इस पोजीशन में जो अस्त का कंसेप्ट है उसमें हम मानते हैं कि गुरु के साथ साथ सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये वाली कंडीशन, गुरु के साथ साथ सूर्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रह अपनी कक्षा के तो करीब है, इस कारण से उसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी से दूर है, इसको कैसे देखना है? हमारी अर्थ जो है उससे जब आप काउंट करते हो तो जुपिटर यहां कहीं पे आते, तो ये वाली चीज तो अगर है यहाँ पे तो पास में माने जाएंगे। पृथ्वी से दूर है, इसीलिए मैंने बोला कि सन आएगा अर्थ और जुपिटर के बीच में। ये सिंपल सी ज्योग्राफी है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। नेचुरली सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, इस तरीके से आप चीजों को देखते हो। अभी की परिस्थिति जब बन रही है तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जुपिटर जो है वो नीच राशिस्थ हुए थे। नीच राशिस्थ हुए थे मतलब पृथ्वी से बहुत दूर चले गए थे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि पृथ्वी और सूर्य वाले जो हम कक्षा बनाएंगे तो इससे बहुत दूर की एक कक्षा पे जाकर गुरु हैं। इस समय गुरु और सूर्य के बीच की बात हो रही है, अर्थ बीच में नहीं आ रही, दूर से देखने वाली कंडीशन। ऐसे में गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे यहां पर सूर्य के ऊपर फैक्टर आ रहा था, चंद्रमा के ऊपर ज्यादा फैक्टर नहीं आ रहा था, वैसे ही यहां पर गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव फैक्टर नहीं आएगा। सूर्य थोड़े से इंपैक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंपैक्ट करेंगे। दूसरी चीज, अब इस वाले तरीके से चल के देखना है कि उदय और अस्त होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर अस्त उदय के चक्कर में पड़ेंगे तब तो फिर कंजंक्शंस, कॉम्बिनेशंस बना ही नहीं पाएंगे। सूर्य को किसी के साथ अगर रिलेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो काम कैसे करेंगे? उनको कंजंक्ट तो करना पड़ेगा। होगा ये, शुरुआत में सूर्य जब गुरु की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है उस समय? एक दूसरे को, नीचे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम होता जा रहा है डिग्री और नक्षत्र के क्षेत्र से। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पुल्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। किनके तरफ? सूर्य जो है वो गुरु को खींच रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, और ये इनको खींच रहे होंगे। तो इनकी आपस में जो एक एनर्जीज हैं उनके अंदर एक दूसरे का प्रभाव बढ़ने की क्षमता ज्यादा होगी, ऐसा मान सकते हैं। एक सिचुएशन आएगी जहां पे ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, डिग्री बाय डिग्री होगा। उसको आप कह सकते हो कि वो जो पीरियड है उसे हम कहेंगे एक कंबस्शन, ठीक है। जब आप मानते हो कि ग्रह अस्त हो गया तब उस चीज को मानेंगे कि हाँ ये बिल्कुल एक दूसरे पे मास्ट हो गए हैं, तब हम उसे कहेंगे उतने समय के लिए ये ग्रह अस्त हो गए हैं। गुरु भी अच्छे खासे बड़े से ग्रह हैं, सूर्य भी बड़े ग्रह है, ये सिचुएशन बनेगी। इसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स में फिर से क्या होगा? चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रभाव की हम बात करें तो वो अलग अलग लग्नों में जिन जिन भाव के भी ये स्वामित्व हैं वहां पे आपको रीड करना है। रीड ऐसे करना है, गुरु आशीर्वाद देने बैठे हैं, सूर्य आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जब आपस में मिलेंगे यानी कि जब चरण स्पर्श होगा उस समय ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? गुरु का काम है देना, सूर्य का काम है लेना, इसलिए सूर्य को कुछ बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। फिर जब ये आगे जाएंगे, अब जाहिर सी बात है एक राजा समान व्यक्ति अगर किसी के चरण छुएगा तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट उनको भी देके जाएगा, इसीलिए कुछ फायदा गुरु को भी होगा। गुरु को फायदा तब होगा जब ये यहां से जाएंगे, जबकि सूर्य वालों को फायदा तब होगा जब वो गुरु की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो 3 स्थिति है। पहली स्थिति में सूर्य को फायदा देखेंगे हम, उसके बाद अगली स्थिति में गुरु के ऊपर फायदा देखेंगे। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। अलग अलग लगन कुंडलियों में जिस जिस भाव के ये स्वामी हैं उनके ऊपर आप कहेंगे, जहां भी सूर्य जिन भी भाव के स्वामी हैं उनके ऊपर एक नेचुरल ब्लेसिंग आ रही है। दूसरे वाले में हम मानेंगे कि थोड़ी सी वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। वैसे कॉन्फ्लिक्ट कहना गलत है, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों बॉडीज बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस कर रही हैं, इस कारण से इन दोनों का कुछ प्रभाव अर्थ की तुलना में अपनी ही एनर्जी को बैलेंस करने में लगा हुआ है, ऐसा मानेंगे। और लास्ट में जब होगा
तो हम ये मानेंगे कि सूर्य आगे बढ़े हैं, गुरु जो है उनको फायदा होगा, यानी कि गुरु जिन भाव के स्वामी है उस पे फादर से या सरकार से कुछ फायदा होता हुआ दिख सकता है। इसको इस तरीके से रीड किया जाना चाहिए। तो ये तो हुआ पहला सवाल का जवाब। दूसरा जो सवाल था, दूसरा सवाल ये था कि मैरिजेस जो हैं वो क्या ऊपर से बन के आती हैं या हम उनको खोज के खुद से मैरिजेस को करते हैं। देखिए ये अपने आप में सबसे ही कॉम्प्लेक्स सवाल है, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पर हम मानते हैं कि एक बार शादी हुई और पूरी जिंदगी निभना है। अब यही बात अगर हम अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे तो वहां पे तो बार बार ब्रेक हो जाती है। कुछ जगहों पे ऐसे भी सिस्टम्स कल्चर्स है कि एक की ही 3-4 चली आ रही हैं, तो किस्मत ऐसे तो नहीं बना के देती। कुंडली एक इंडिविजुअल इंसान की एनर्जीज को बताती है, वहां पे इंडिविजुअल इंसान की एनर्जीज को मिक्स करना होता है, ठीक है। मैरिज के साथ साथ जो आपका 7th हाउस होता है वो एक और बात को दर्शाता है, वो दर्शाता है आप दूसरों के साथ जब भी कोई तालमेल करना चाहेंगे तो किस हाव भाव से करेंगे, किस एनवायरनमेंट से करेंगे। ये 7th हाउस जो है, ये 7th हाउस मैरिज भी है और ये पार्टनरशिप्स भी है। जब आप अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपने जॉब में काम करते हो तब भी 7th हाउस काम करता है, ठीक है। दुनिया में हर दूसरे इंसान से जब आप कोई चीज बातचीत करते हो तो आपका 7th हाउस काम करता है। अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल जस्ट सामने का एनवायरनमेंट है 7th हाउस, ठीक है। यहाँ पे जो भी राशि होती है हमें वो एनवायरनमेंट को देखना है। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बताएगा आप क्या चाहते हो। जब आपकी सोच अच्छी है, सामने वाला भी आपको उसी सोच का मिल गया तो एक बॉन्डिंग कहलाती। आपकी सोच सही है लेकिन सामने वाले की सोच अगर उस सोच से मैच नहीं करी तो भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए किसी का जन्म है 1 नंबर लगन से, तो ऐसे में यहाँ पे 7th हाउस है। मैं भूल जाता हूं कि शुक्र इस कुंडली में कहाँ बैठा है वो एक एनवायरनमेंट चाहता है ऐसे में कि मैं जहां भी जाऊं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे मैं किसी के साथ काम करना चाहूं, वो एक ही उम्मीद रखता है सामने वाला उसके साथ कैसी अप्रोच करे, बैलेंस। ये बैलेंस अप्रोच की कोशिश रखेगा कि मुझे ना तो ज्यादा पॉजिटिव चाहिए, मुझे ना तो ज्यादा नेगेटिव चाहिए, क्योंकि 7 नंबर की राशि है, तराजू है, चीजों को बैलेंस रखना चाहती। ऐसे स्थिति में इंसान अपने पार्टनर से मैरिज के अंदर भी और जिनके साथ वो काम कर रहा है पूरी दुनिया भर से, जिससे भी वो मिलना चाहता है उनसे वो यही उम्मीद करता है कि उसमें क्या होना चाहिए, एक तरीके का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल वर्कहॉलिक ही चले जा रहे हैं और ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल रोमांटिक ही चले जा रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे वो रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, यहाँ पे वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि चीजों को बैलेंस रखना चाहते हो। कुंडली में शुक्र जहां बैठा होगा वो स्थिति बताएगी। इसी तरीके से नवमांश जो बनेगा वो नवमांश बताएगा कि आप जब दूसरों के साथ जुड़ते हो तो आपको कैसे उन एनर्जीज को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो मैरिजेस मेड इन हेवन वाला कंसेप्ट अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो वो बदल जाएगा। मेन कंसर्न ये है आप एक एनर्जी के साथ जन्म लेते हो, आपको उस एनर्जी के हिसाब से पार्टनर को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे ये 1 नंबर बताया, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर की कुंडली बना देता हूँ। ये 2 नंबर जैसी बनाऊंगा, यहाँ पे 8 नंबर आएगा। अब 8 नंबर तो मंगल है, मंगल का काम तो पैशन है, लेकिन यहाँ पे 7th हाउस में 8 नंबर है, राशि तो मंगल की है। मंगल किस नेचर का प्लेनेट है? मंगल इंडिपेंडेंट नेचर का प्लेनेट है, ठीक है। जैसे मेरा खुद का लगन है 2 नंबर से, ठीक। जब मेरे से बहुत सारे लोग बात करते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी 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 बोले जा रहा हूँ। कई बार उनको मुझे रोकना भी पड़ जाता है कि सर मेरी सुन लो, ठीक है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का 7th हाउस जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन राशि कैसी है? 8 नंबर की। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सामने वाले की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये थॉट के साथ हम दूसरे के साथ मिलने का प्रयास करेंगे। मंगल की एनर्जीज हैं, मंगल के अपनी एक तरीके हैं, तो वो एनर्जी भी काम करेगी, लेकिन राशि जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। तो हम ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो दूसरों की जिंदगियों में भी बदलाव लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 8 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब ऐसे लोगों के साथ हम मिलते हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छा अपना तालमेल बिठा लेते हैं और इस कारण से वहां पे चीजें हमें अच्छी फ्रूटफुल मिलती हैं। अब यही कंडीशन है, मंगल है और सेल्फ वाला भी है,
और ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, लेकिन सामने वाला इंसान, जरूरी तो नहीं ना कि हर इंसान जो मुझे मेरी जिंदगी में मिले वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हो। तो उसके लिए जब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होकर बात करूंगा तो मैं क्या बन जाता हूँ, फिर मैं बन जाता हूँ हिटलर। क्यों? क्योंकि मंगल है, मंगल का काम कैसा है, सेनापति, आदेश दे दिया काम करके दो। वो ठीक है कि वो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, लेकिन ये तो नहीं ना कि मेरी जिंदगी में जितने सारे लोग मिलेंगे वो सभी सब मुझे बिल्कुल इसमें सपोर्टिव ही मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं, मैरिजेस हैं या दूसरों के साथ कनेक्ट होना है, तो हर इंसान का अपना एक चार्ट होगा, उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होगी सामने वाले से। वो सामने वाले से कुछ और उम्मीद कर रहा है, हम उससे कुछ और उम्मीद कर रहे हैं। जब उम्मीदें अलग अलग हो रही हैं तो क्लैशेस होंगे, अगर उम्मीदें सेम है तो क्लैशेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बाकी लग्नों के लिए भी बता देता हूँ फटाफट से। अगर यहाँ पे 3 नंबर लिख जाए तो यहाँ पे लिखेगा 9 नंबर। ऐसे में क्या है, गुरु की राशि है। पहली बात तो पार्टनर जो होना चाहिए वो किस नेचर का होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए। ऊपर से 9 नंबर की राशि, गुरु, गुरु मतलब विजडम। यहाँ पे विजडम क्या है, समझ वाला होना चाहिए। ऐसे लोग बेसिकली ऐसे लोगों को ही प्रेफर करते हैं जो उनको समझे, जो उनको समझता है उनके साथ ही ये लोग दोस्ती करते हैं, उन्हीं के साथ आगे चलने की बात करते हैं। जहां इनको लगता है कि मेरी तो बात को कोई समझता ही नहीं है, ऐसे में ऐसा इंसान उन लोगों के साथ अपना दिमाग, अपना समय नहीं लगाते, 3 नंबर वाले। इसी तरीके से आप देखो 4 नंबर, 5 नंबर के लिए, 4 नंबर में जब आएंगे तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर की राशि जो है वो शनि से प्रधान है। तो शनि मतलब कर्म प्रधान। सामने वाला इंसान चाहेगा कि प्रोफेशनल माइंडेड पर्सन मिले उसको, प्रोफेशनल माइंडेड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 10 नंबर की राशि नेचुरली 10th हाउस में आती है, और शनि जो है वो अत्यधिक परिश्रम वाला ग्रह है। तो यहाँ पे जो सोच का ढंग होगा वो क्या होगा कि हार्ड वर्किंग पार्टनर या फिर प्रोफेशनल लाइफ टाइप का पार्टनर इंसान खोजना चाहेगा, और ऐसे लोगों के साथ उनको ज्यादा अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, चाहे मैरिज में हो चाहे वर्क प्लेस में हो। ठीक है, ऐसे लोग वो लोगों के साथ जाते हैं जो कि बस काम करना चाहते हो। इसी तरीके से 5 नंबर है। अब 5 नंबर में भी क्या होगा, आएगी तो राशि किसकी, शनि की, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर आएगा। जब ये 11 नंबर आता है तो 11 नंबर क्या है, लाभ भाव है। यहाँ पे लाभ क्या मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब ये नहीं है कि ये अपने फायदे के लिए जाना चाहते हैं, ये ऐसे किसी पार्टनर्स को ढूंढना चाहते हैं जो दूसरों का भलाई भी कर सकता हो। ह्यूमैनिटेरियन राशि है, 11th हाउस, गेन्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स। तो 5 नंबर सिंह लगन वाले लोग जो हैं वो अपने पार्टनर्स में ऐसा चाहते हैं कि उनकी भी एनर्जी और उनके पार्टनर की एनर्जी कुछ दूसरों को भी गेन्स कर सके, यानी सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं, उनकी फैमिलीज का भी गेन हो सके। और ज्यादा पॉजिटिव कुंडली होगी तो फिर वो पूरी ही सोसाइटी का गेन की बात सोचेंगे। इसी तरीके से 6 नंबर की अगर लगन कुंडली बनती हो, यहाँ पे 6 नंबर अगर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 नंबर। अगेन ये किस तरह का नेचर दिखा रहा है, राशि तो गुरु की है, गुरु का मतलब है कि विजडम होनी चाहिए, सोच समझ होनी चाहिए, लेकिन ये 12th हाउस की एनर्जी, 12th हाउस की एनर्जी में 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये कि थोड़ा सा 9th से 4th होने का मतलब है धार्मिक सुख। दूसरा ये हो सकता है यहाँ पर 12 नंबर की राशि का होना, जो कि स्पेसिफिकली 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 2 मछलियां। 2 मछलियों का मतलब यहाँ पे आप समझो चेंजिंग नेचर। अपने पार्टनर से भी चाहेंगे कि थोड़ा सा जो नेचर है वो कैसा हो जाए, फ्लक्चुएशन के साथ। ठीक है, क्योंकि 2 मछलियां हैं, मछलियां एक जगह टिकती नहीं है पानी में, वो चलती रहती है। और ये वैसे भी लगन किसका है, बुध का। बुध भी क्या है, बहुत तेजी से आज ये करना है कल ये करना है, तो अपने पार्टनर में भी चाहेंगे आज ये करना है कल ये करना है। ऐसा वाला इंसान मिल गया तो फिर ये उनके साथ काम करेंगे। अब इसने बोल दिया कि नहीं आज ये करना है, दूसरा वाला उसके लिए नहीं तैयार, तो फिर वहां पे उनके साथ साझेदारियों में बहुत ही चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप आ जाओ 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर वाला इंसान जो है वो यहाँ पे दिखेगा 1 नंबर है। 1 नंबर का है मंगल, मंगल के साथ साथ पैशन। तो यहाँ पे ऐसा पार्टनर चाहिए जो प्रोटेक्टिव नेचर का हो, मंगल का, 1 नंबर की राशि। सेल्फ को भी ध्यान रखे क्योंकि ये खुद में बैलेंस है, सेल्फ को भी ध्यान रखे, और ध्यान रखते रखते क्या होना चाहिए उसमें, एक पैशन और करेज होना चाहिए। तो ऐसे लोग वैसे पार्टनर्स को खोजना चाहते। अब यहाँ पे आप लगा दो 8 नंबर। 8 नंबर वाला क्या है, ये यहाँ पे 2 नंबर है। ऐसा इंसान कैसे लोगों के साथ जाना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ जाना चाहता है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हो, क्योंकि राशि कैसी है, स्टेबल नेचर की है, नेचुरल ये दूसरे भाव का है और शुक्र की राशि है। तो ऐसे लोग उन लोगों के साथ ज्यादा जाना चाहते हैं जो स्थिर हैं, स्थिर होने के साथ साथ
चाहे तो मनी का मैटर हो चाहे किसी भी मैटर में, वो एक स्थिरता के साथ काम करना चाहते हैं। और ऐसे लोग 8 नंबर वाले जो है वो उन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं जो चीजों को बना के दे सके, क्रिएट करके दे सके। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्रिएशन होता है सेकंड हाउस, तो इस कारण से आप देखोगे। इसके बाद आता है 9 नंबर। अब ये 9 नंबर जो है ये भी ड्यूअल साइन है, इसके सामने 3 नंबर ये भी ड्यूअल साइन होती है। देखिए 3 नंबर भी बुध की राशि है और 6 नंबर भी बुध की राशि है। 3 नंबर जो है वो बेसिकली क्या है, वो मिथुन राशि। मिथुन राशि में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जेमिनी में बच्चों को दिखाते। तो यहाँ पे ये तो ज्ञानवान है, लेकिन साथ साथ ही अपने पार्टनरशिप में क्या चीज खोजना चाहते हैं, ये खोजना चाहते हैं कि उनके अंदर भी एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आए, लेवल ऑफ मेच्योरिटी आए। क्यों? क्योंकि यहाँ बचपना तो है, लेकिन बचपने के साथ साथ ये किस चीज को दर्शा रहा है, मूवमेंट भी है। ठीक है, तो पार्टनर के अंदर किसी भी चीज को लेकर एक मूवमेंट होनी चाहिए, हर बदलाव के लिए वो तैयार होने चाहिए। ये इस तरीके के पार्टनरशिप्स को चाहेंगे, क्योंकि ऐसे में ऐसा इंसान आज एक थॉट के साथ चाल चल रहा है और फिर 1 साल तक चलने के बाद वो दूसरे थॉट के साथ चलेगा, तो पार्टनर भी उसको वहां सपोर्ट करे। जैसे बच्चे क्या है, एक हाथ पकड़ा उनके साथ चल रहे हैं, फिर वो दूसरा हाथ पकड़ा है और उनके हाथ चल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये नेचर होता है। तो ऐसे लोग उनके साथ बहुत अच्छा से तालमेल करते हैं। अगर वो कोई स्टेबल होके काम कर रहे हैं तो स्टेबल हो जाए, अगर वो स्टेबल नहीं हो रहे तो वैसे उनके साथ चल सके। यहाँ पे कुछ ऐसा नेचर देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप आगे लगा दो। अगर यहाँ पे आपको 10 नंबर दिखाई देता है तो 10 नंबर वाला इंसान जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 नंबर दिखेगा। 4 नंबर दिखेगा तो ऐसे लोग उनके साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं जो कि इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करते हो। 10 नंबर वाला जो है उसके लिए 4th हाउस जो है वो 4 नंबर है। ये इमोशनल सिक्योरिटी ज्यादा मिलती हो, ऐसे लोगों के साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर इमोशनल सिक्योरिटी ना मिल रही हो तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, आइदर इन अ मैरिज या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर 11 नंबर आ गया, 11 नंबर आएगा तो यहाँ पे लिखा होगा 5 नंबर। 5 नंबर सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि है तो सूर्य क्या चाहता है, सूर्य हर चीज अपने आप को जला के दूसरों को देता है, तो कम से कम उसको एक रिस्पेक्ट तो चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे ये लोग उनके साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सके, और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना भी चाहते हैं और उसमें अपने पार्टनर्स की हेल्प चाहते। ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं है और सिर्फ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं। वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बाहर की जो दुनिया है वो उनको, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उसको एक रिस्पेक्ट मिले। दे आर नॉट अ मनी माइंडेड एग्जैक्टली, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ गेन्स तो चाहिए एज अ रिस्पेक्ट। तो वो अपने पार्टनर्स से भी और जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं उनसे भी हमेशा एक रिस्पेक्ट की उम्मीद लेकर चलते हैं। इसी तरीके से लास्ट में आता है आपका 12 नंबर। जब यहाँ पे आएगा 12 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो भी एक तरीके से कैसी राशि है, ड्यूअल साइन है। 12 नंबर भी कैसी है, ड्यूअल साइन है। अब ऊपर वाले की सोच है मछली जैसी और नीचे वाली जो है वो एक जमीन है। जमीन क्यों? क्योंकि ये जिसको दर्शाता है वो है भूमि तत्व। ऐसी स्थिति में ये लोग चाहते हैं कि जिनके साथ भी जुड़े वहां पे कुछ ना कुछ चीज दिखनी चाहिए, उपज होती हुई दिखनी चाहिए। सिर्फ है ना पार्टनरशिप होने का काम नहीं है, सिर्फ मैरिज होने का काम नहीं। हम जहाँ जुड़ रहे हैं वहां पे हमें कुछ फ्रूटफुल चीजें एज अ रिजल्ट दिखनी चाहिए। जमीन जो है वो कभी भी बंजर नहीं दिखनी चाहिए, वहां पे या तो फसल लहला रही है या फिर वहां पे कुछ तालाब है, कुछ ना कुछ दिख रहा है। वही वाली बात है कि ये हमेशा ऐसे पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे जहां पे सामने वाले से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल वो निकाल के दे या वो कुछ जिंदगी में फ्रूटफुल करें। ऐसी सोच के साथ ऐसे लोग पार्टनरशिप या मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे होते। एक चीज और, किसी भी लगन के अंदर आपका जो नवमांश है वो 1 से लेकर 9 अलग अलग राशियों में आ सकता है। आपके नवमांश में जो भी राशि आती है उस राशि को उठाइए, उस राशि से आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसको बैलेंस कैसे करना है मैरिटल लाइफ के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन मेनली यही है कि मैरिजेस क्या बन के आती हैं या नहीं आती, हमें ये नहीं पता। हम तो ये जानते हैं एक इंसान बन के आता है, वो अपने सोचने के ढंग के हिसाब से काम करता है। आप अगर इसको बिजनेस में देख लो, प्रोफेशन में देख लो, मैरिज में देख लो, कहीं भी देख लो, आपकी अपनी सोच है। कुछ लोग अपने बिहेवियर से इतना अच्छा रखते हैं कि हर कोई उनसे साथ जुड़ के काम करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत ही रूड से हो जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस के कारण, तो वहां पे कोई जुड़ना नहीं चाहता। इस कारण से जो कुछ भी है वो एक इंडिविजुअल चार्ट है, वही बता रहा है। अगर आप सही हो तो फिर कोई कारण नहीं है कि दूसरे आपके लिए गलत हो। अगर मैं
दूसरों से गलत ढंग से बात करूंगा तो कोई मेरे से बात करना क्यों चाहेगा। और अगर मैं एक पोलाइटनेस के साथ, अगर मैं अपने नेचर के साथ दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा तो जाहिर सी बात है दूसरा इंसान भी मेरे साथ जुड़ना चाहेगा। इसीलिए दुनिया में 3 मानसिकता के लोग होते हैं, इस बात को पहले और अच्छे से समझ लीजिए। आपको उसी पे ही चलना है कि आपकी मानसिकता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप सेल्फ वाली मानसिकता को रखते हो, एक होते हैं सेल्फ, एक होते हैं जो कि ड्वेल हो जाते हैं, और एक होते हैं जो कि टोटली अदर्स पे होते हैं। ठीक है। सेल्फ वाला क्या होते हैं, ये खुद चीजों पे अपने ऊपर ले लेते हैं, कुछ भी गलत हुआ मैं हूं ना, इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ है, वो दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर सारे ब्लेम्स को लेकर। ऐसे में ये इंसान हमेशा डेवलप करता है, ये कभी भी डाउनफॉल देखने की सिचुएशन में नहीं आता। एज एन इंडिविजुअल कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हर दूसरे की चीज के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानता है, और जब जिम्मेदार मानता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो फिर वो लॉस नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। कुछ ऐसे होते हैं जो ड्वेल्स में होते हैं। ड्वेल्स वाले क्या होते हैं, ये कभी कभी सेल्फ को लेते हैं कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन कभी कभी जिस सेल्फ के साथ साथ दूसरे पे भी डाल देते हैं। यहां पे इसको अदर्स लिख देते हैं, यानी कि मेरी से तो गलती हुई है, लेकिन मेरे से गलती इसलिए हुई है क्योंकि उसने मुझे गलत डेटा दे दिया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ये कभी गेन्स वाली कंडीशन में भी, कभी लॉस वाली कंडीशन में भी सेल्फ को ले सकते हैं, और कभी कभी दूसरे पे टोटल ब्लेम गेम कर सकते हैं। तीसरी होती है जो बिल्कुल अपने ऊपर कभी नहीं लेता, वो जिम्मेदारी ही नहीं लेता। वो इंसान ढूंढता है कि खोजूं किसके ऊपर डालना है, इसने मेरा खराब किया, उसने मेरा खराब किया, वरना तो मैं बिल्कुल राजा हो जाता। ऐसा। तो ये वाली जो मानसिकता है, ये 90% लोग इस मेंटेलिटी के साथ चलते हैं। ठीक है, 90% लोग यही चलते हैं कि हम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, सारी गलती जो होती है ना वो तो दूसरों की ही होती है। फिर इसके बाद 5% लोग जो होते हैं वो ड्वेल होते हैं, वो कहते हैं नहीं वो तो गलत था ही था, लेकिन मैंने भी गलत किया, या उसकी गलती तो थी, लेकिन वो हालात को समझते हैं कि अगर उसने गलत कर दिया है तो उसके पीछे के हालात क्या थे। ऐसे लोग ही सबसे अच्छे बॉसेस होते हैं, दे आर द बेस्ट बॉसेस। क्यों? क्योंकि ये ना तो ऑर्थोडॉक्स है, ये रियल टाइमिंग को देख रहे हैं कि इसको भी संभालना है और इसको भी समझना है, जो गलत कर रहा है उसको भी डांटना है और जो कर रहा है उसको भी बढ़ाना है। ये वाला नेचर फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, कुछ ये वाले होते हैं। इनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कभी किसी पे रूलशिप करनी हो तो ये इंसान बहुत अच्छा है, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हर जिम्मेदारी इंसान अपने ऊपर ले लेगा, वो खुद ही एक अपने आप में सत्ता बन जाएगा, तो ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा लोड में आ जाता है, और एक इंसान की भी बेयरिंग कैपेसिटी होती, वहां पे वो लॉस करने की क्षमता रखता है। सेल्फ का होना अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं। ड्वेल है तो ठीक है, दूसरों को बढ़ा भी रहा है, जहां जरूरत है वहां डांट भी रहा है। यहाँ पे ये इंसान सब कुछ अपने ऊपर ले रहा है, तो ये दूसरों को कुछ नहीं कह रहा तो उनको सुधरने का मौका नहीं दे रहा। इसको ध्यान रखना है। आपका इन्हीं 3 नेचरों के साथ आपका थॉट प्रोसेस काम करता है। अगर आप चीजों को यहाँ पर लेकर आते हो कि जो गलत थे उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम दूसरे को मौका देंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर सारी चीजें बैलेंस रहेंगी। अन्यथा आपको चुनौतियां हमेशा देखनी पड़ेंगी, चाहे मैरिजेस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी के साथ भी आप तालमेल करते हो, तब तब आपको ऐसी चुनौतियां देखने को मिलती। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सिर्फ ये नहीं कि चार्ट्स में वो चीजें बनी है, चार्ट्स में बनी है वो सिचुएशंस को बताता है, लेकिन सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए आपकी अपनी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वही आपको चुनौतियों से बाहर लेकर आने में सक्षम होती है। धन्यवाद।